नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकगण, जरा कल्पना कीजिएगा एक ऐसा देश जहां करोड़ों युवा हैं, ऊर्जा है, सपने हैं, प्रतिभा है, तकनीक है, महत्वाकांक्षा है और दुनिया भारत की ओर आशा और अवसर की दृष्टि से देख रही है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या केवल युवा होना ही किसी राष्ट्र के लिए वरदान है? नहीं, युवा जनसंख्या अपने आप में डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बनती। अगर युवा शिक्षित नहीं है तो यह अवसर नहीं, चुनौती बन सकता है। अगर युवा स्किल्ड नहीं है तो जनसंख्या शक्ति नहीं, बेरोजगारी का दबाव बन सकती है। अगर उन्हें रोजगार और उद्यमिता के अवसर नहीं मिलते तो डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक बर्डन में बदल सकता है। और अगर युवाओं में चरित्र, अनुशासन और राष्ट्रबोध नहीं है तो प्रतिभा होने के बावजूद राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए आज का विषय केवल डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है, आज का विषय है भारत अपनी युवा शक्ति को राष्ट्र की शक्ति से कैसे बदले। हाँ साथियों, मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट लिविंग हैप्पीली में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और आग्रह भी करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ आगे बढ़िए और यह जानिए कि आखिर डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। तो बहुत सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि जब किसी देश की जनसंख्या में वर्किंग एज पॉपुलेशन का अनुपात बढ़ता है और आश्रित जनसंख्या जो डिपेंडेंट हैं, फैमिली मेंबर्स का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है, तो उस समय देश के पास तेज आर्थिक और सामाजिक प्रगति का एक अवसर पैदा होता है और इसे ही कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो जनसांख्यिकीय लाभांश। लेकिन ध्यान रखिए, यह डिविडेंड है, मुनाफा है, गारंटेड रिटर्न नहीं। यह एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है और यूएनएफपीए के अनुसार भारत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऐसे दौर से गुजर रहा जिसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा देश के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा करता है, लेकिन इसका लाभ स्वतः नहीं मिलता। शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, जेंडर सेंसिटिविटी और रोजगार जैसे कई कारक निर्णायक हैं। यानी जनसंख्या हमारी ताकत है, लेकिन मानव पूंजी हमारी वास्तविक ताकत है। और भारत के पास यह अवसर क्यों विशेष है जानते हैं? भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है हमारी युवा आबादी। अगर नीति आयोग की माने तो भारत की 35 वर्ष से कम आयु की आबादी 65% से अधिक बताई गई है और आईएलओ के एक 2024 के आकलन के अनुसार भारत में लगभग 60% आबादी वर्किंग एज ग्रुप में है और आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते रहेंगे। यह संख्या केवल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इसके पीछे करोड़ों सपने, करोड़ों परिवार, करोड़ों संभावनाएं और करोड़ों भविष्य है। लेकिन असली प्रश्न क्या है जानते हैं? क्या हम तैयार हैं? युवा हैं, लेकिन क्या हमारे युवा स्किल्ड हैं? क्या वे फ्यूचर रेडी हैं? क्या उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है? क्या वे टेक्नोलॉजी को समझते हैं? क्या वो एआई के युग के लिए तैयार हैं? क्या वे एंटरप्रेन्योरशिप जानते हैं? क्या वे कम्युनिकेशन जानते हैं? क्या वे फाइनेंशियल लिटरेसी रखते हैं? क्या वे मानसिक रूप से रिजिलियंट हैं, विषम परिस्थितियों में सही कार्य कर सकते हैं? क्या वे फ्यूचर से सीखना जानते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वे कॉम्पिटेंस के साथ कैरेक्टर भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये स्किल बिना कैरेक्टर खतरनाक हो सकती है। कैरेक्टर बिना स्किल अधूरा रह सकता है और भारत को दोनों चाहिए। डेमोग्राफिक डिविडेंड ये पॉपुलेशन नहीं, ह्यूमन कैपिटल है
और एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन को समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉपुलेशन गिनती है और ह्यूमन कैपिटल क्षमता गिनता है। एक बच्चा केवल पॉपुलेशन है, लेकिन शिक्षित बच्चा ह्यूमन कैपिटल है। स्वस्थ युवा ह्यूमन कैपिटल है। स्किल्ड युवा इकोनॉमिक एसेट है। इनोवेटिव युवा नेशनल एसेट है। और इथिकल रिस्पॉन्सिबल स्किल्ड युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की असली इक्वेशन क्या है जानते हैं? पॉपुलेशन, इसके बाद एजुकेशन, फिर हेल्थ, फिर स्किल, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर प्रोडक्टिविटी और तब जाके होती है प्रोस्पेरिटी, संपन्नता। और अगर इस चेन में कोई महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई तो डिविडेंड कमजोर हो जाएगा। इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की पहला स्तंभ जानते हैं साथियों? एजुकेशन। हमें केवल डिग्री नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन दैट क्रिएट्स कैपेबिलिटी। ऐसी शिक्षा जो बच्चे को केवल परीक्षा पास करना न सिखाए, बल्कि जीवन की समस्याएं हल करना सिखाए, उसे प्रश्न पूछना सिखाए, सोचना सिखाए, सत्य और असत्य में अंतर करना सिखाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सिखाए और सबसे महत्वपूर्ण क्या है जानते हैं? स्वयं को समझना सिखाए। आज दुनिया तेजी से बदल रही है ना? एआई बदल रहा, रोबोटिक्स बदल रहा, मैन्युफैक्चरिंग बदल रहा, हेल्थ केयर बदल रहा, फाइनेंस बदल रहा, कम्युनिकेशन बदल रहा। और ऐसे समय में आज की डिग्री कल की गारंटी नहीं है। इसलिए हमें एक ऐसी कल्चर चाहिए जहां लर्निंग समाप्त नहीं होती, लाइफ लॉन्ग लर्निंग चलती रहती है। नीति आयोग भी स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी और फ्यूचर रेडीनेस को भारत की वर्कफोर्स स्ट्रेटजी के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में रेखांकित करता है। और इसके दूसरे स्तंभ होते हैं स्किल, कौशल। और मैं युवाओं से एक बात कहना चाहता हूं, डिग्री लेकर नौकरी खोजने से पहले ना साथियों, पहले स्किल लेकर वैल्यू क्रिएट करना सीखिए। आज दुनिया पूछेगी आपके पास सर्टिफिकेट क्या है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आप क्या कर सकते हैं। कैन यू सोल्व ए प्रॉब्लम? कैन यू बिल्ड समथिंग? कैन यू सेल समथिंग? कैन यू डिजाइन समथिंग? कैन यू कोड? कैन यू एनालाइज? कैन यू कम्युनिकेट? कैन यू लीड? कैन यू इनोवेट? कैन यू सर्व? यही फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी है। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2025-24 ने यूथ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और स्किल के बीच मजबूत संबंध को रेखांकित किया है और यह भी दिखाया कि भारत के युवा श्रम बाजार में अवसरों और स्किल मिसमैच जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं। और तीसरा स्तंभ है जॉब्स। यहां हमें एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना होगा साथियों, है ना, जिसके लिए मुझे माफ कीजिए। अगर युवा तैयार हैं तो क्या पर्याप्त मात्रा में इनफ क्वालिटी जॉब्स भी तैयार हैं? क्योंकि केवल स्किल डेवलपमेंट पर्याप्त नहीं है। युवाओं को चाहिए डिसेंट वर्क, उचित अवसर, उचित वेजेस, सुरक्षित वर्किंग कंडीशन, कैरियर प्रोग्रेशन, सोशल सिक्योरिटी और डिग्निटी ऑफ लेबर। आईएलओ ने भी भारत में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क के अवसरों को एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में रेखांकित किया। इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की इक्वेशन में एक और शब्द जोड़ना होगा। वह क्या है? क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट। आज हमें नौकरी खोजने वाला भारत नहीं, अवसर पैदा करने वाला भारत चाहिए। एक समय था जब सफलता का अर्थ था मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। आज हमें एक कदम आगे जाना होगा। हमारे युवाओं को पूछना चाहिए, मैं कितने लोगों के लिए अवसर पैदा कर सकता हूं? एक स्टार्टअप, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, एक डिजिटल सर्विस, एक रूरल इंटरप्राइज, एक सोशल एंटरप्रेन्योर्स, एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, एक फार्मिंग न्यू टेक्निक, एक हेल्थ केयर इनोवेशन, एक लोकल बिजनेस, छोटा हो या बड़ा। जॉब क्रिएशन भी राष्ट्र सेवा है और नीति आयोग ने इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब क्रिएटर की संस्कृति को डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने के लिए महत्वपूर्ण बताया है।
और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आज का विषय है, इसका चौथा स्तंभ जानते हैं, वुमेन, महिलाएं। और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि क्या हम भारत की आधी प्रतिभा, आधी जनसंख्या है ना, तो आधी प्रतिभा भी तो कह सकते हैं, कोई पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं? यदि किसी परिवार में 4 लोग हैं और उसमें से 2 की क्षमता को अवसर ही नहीं दिया गया, तो उस परिवार की प्रोडक्टिव कैपेसिटी आधी रह जाएगी। यही बात राष्ट्र पर लागू होती है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड स्ट्रेटजी में वुमेन, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, स्किल, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप को केंद्र में रहना होगा। यूएनएफपीए ने भी भारत के डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी के साथ जेंडर डिविडेंड को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। इसलिए महिला सशक्तिकरण कोई वेलफेयर प्रोग्राम मात्र नहीं है, यह इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी है। और इसके 5वें स्तंभ है हेल्थ। और यह एक गहरी बात है साथियों। क्या केवल एजुकेटेड और स्किल्ड युवा प्राप्त हैं, सफिशिएंट हो जाएंगे? तो नहीं। हेल्दी यंग ही प्रोडक्टिव यूथ हैं। यदि युवा तनाव में हैं, नींद से वंचित हैं, नशे का शिकार हैं, शारीरिक रूप से इनएक्टिव हैं, मानसिक रूप से अस्थिर हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। इसलिए योगा, फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलबींग, न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्ट्रेटजी का हिस्सा समझना होगा। हमारे युवाओं को केवल जॉब रेडी नहीं, लाइफ रेडी बनाना होगा। और अगर मैं बात करूं एआई और टेक्नोलॉजी का, तो आप पूछेंगे खतरा है या अवसर? तो आज हर युवा के मन में एक ही सवाल है, एआई मेरी नौकरी लेगा? लेकिन मेरा उत्तर है, संभव है कुछ जॉब बदलें, कुछ टास्क ऑटोमेट हो, कुछ ऑक्यूपेशन ट्रांसफॉर्म हो। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम एआई के प्रति स्पर्धा करेंगे या एआई का उपयोग करना सीखेंगे? फ्यूचर में शायद प्रश्न यह नहीं होगा ह्यूमन वर्सेस एआई, बल्कि ह्यूमन प्लस एआई वर्सेस ह्यूमन विदाउट एआई। क्योंकि जो युवा टेक्नोलॉजी को समझेगा वह अवसर बनाएगा, और जो टेक्नोलॉजी से डरता रहेगा वह पीछे रह सकता है। इसलिए हमें चाहिए डिजिटल लिटरेसी प्लस एआई लिटरेसी प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस प्लस ह्यूमन वैल्यूज। ये चारों मिलके हमें ताकत बनाएगी। और हम अक्सर बात करते हैं जब, तो शहरों को ही ध्यान में रखते हैं। हमें ग्रामीण भारत की भी बात करना होगा, क्योंकि डिविडेंड का सबसे बड़ा मैदान वही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड केवल बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद की कहानी नहीं हो सकती। भारत की तो वास्तविक शक्ति हमारे गांवों, छोटे शहरों, कस्बों, कृषि समुदाय में, कारीगरों में, एमएसएमई में और लाखों छोटे उद्यमियों में भी है। अगर युवा गांव छोड़कर केवल अवसर खोजने शहरों में आए तो अर्बन प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी गांव पहुंचे, डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचे, स्किल ट्रेनिंग पहुंचे, एग्री टेक पहुंचे, माइक्रो फाइनेंस पहुंचे, हेल्थ केयर पहुंचे, एजुकेशन पहुंचे, मार्केट एक्सेस पहुंचे, तो गांव स्वयं इकोनॉमिक इंजन्स बन सकते हैं। और भारत का भविष्य केवल स्मार्ट सिटीज में नहीं, स्मार्ट विलेजेज में भी है। भारत और ग्लोबल वर्कफोर्स का क्या संबंध है जानते हैं साथियों? आज दुनिया के कई हिस्सों में एजिंग पॉपुलेशन एक बड़ी डेमोग्राफिक रियलिटी है, और भारत के पास कंपैरेटिवली यंग वर्कफोर्स है। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। लेकिन केवल संख्या पर्याप्त नहीं है। दुनिया को चाहिए स्किल्ड वर्कर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, साइंटिस्ट, केयर वर्कर्स, डिजिटल प्रोफेशनल्स, कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे प्रोफेशनल जिन पर दुनिया भरोसा करे। इसलिए मेक इन इंडिया के साथ साथ स्किल फॉर द वर्ल्ड की सोच को भी विकसित करनी होगी। लेकिन जानते हैं, मैं आपको डराने के लिए नहीं, वास्तविकता से अवगत कराता हूं। एक खतरा है, जब स्किल बिना कैरेक्टर के हो जाए। हम युवाओं को कोडिंग सिखा सकते हैं, मैनेजमेंट सिखा सकते हैं,
फाइनेंस भी सिखा सकते हैं, एआई सिखा सकते हैं, लेकिन क्या हमने उन्हें ईमानदारी सिखाई? क्या हमने उन्हें दूसरे को सम्मान करना सिखाया? क्या हमने उन्हें असफलता में धैर्य रखना सिखाया? क्या हमने उन्हें सफलता में भी विनम्र रहना सिखाया? क्योंकि राष्ट्र केवल इंटेलिजेंट लोगों से महान नहीं बनता, राष्ट्र महान बनता है इंटेलिजेंट और इथिकल लोगों से। और अगर मैं आध्यात्मिक दृष्टि, जो मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है साथियों, तो मैं यही बोलूंगा, मनुष्य ही असली पूंजी है। हमारे भारतीय दर्शन में मनुष्य को केवल इकोनॉमिक यूनिट नहीं माना गया, मनुष्यों को चेतना, क्षमता और संभावना के रूप में देखा गया है। एक युवा के भीतर एक वैज्ञानिक हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, एक कलाकार हो सकता है, एक सैनिक हो सकता है, एक योगी हो सकता है, एक नेता हो सकता है, एक समाज सेवी हो सकता है। लेकिन उन संभावनाओं को जगाने के लिए आवश्यक है स्वयं पर विश्वास, और साथ में क्या लगेगा? अनुशासन, संयम, साधना, सेवा। युवा शक्ति साथियों तभी राष्ट्र शक्ति बनेगा जब एनर्जी को डायरेक्शन मिले। और युवा शक्ति का सूत्र जानते हैं? मैं भारत के युवाओं के लिए एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, आप नोट कर लीजिए। कैरेक्टर प्लस कंपिटेंस प्लस क्यूरोसिटी प्लस करेज प्लस कंपैशन। जब ये पांचों मिलेंगे ना, कैरेक्टर का मतलब समझते हैं, मैं सही काम करूंगा। कंपिटेंस का मतलब मैं अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बनूंगा। क्यूरियोसिटी मीन्स मैं लगातार सीखूंगा। करेज मीन्स मैं जोखिम लेने से नहीं डरूंगा। और कंपैशन, मेरी सफलता में समाज का भी स्थान होगा। यही नेशनल बिल्डिंग लीडरशिप है। और यहां हमारे परिवार की भी भूमिका अहम है साथियों। डेमोग्राफिक डिविडेंड केवल सरकार का विषय नहीं है, यह तो घर से शुरू होता है। माता पिता बच्चे से पूछते हैं कितने मार्क्स आए। हमें एक और प्रश्न पूछना चाहिए, तुमने आज क्या सीखा? और उससे भी आगे अगर जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा यही कि अपने बच्चे से पूछिए कि तुमने आज किसकी मदद की। क्योंकि हमें केवल सक्सेसफुल चिल्ड्रन नहीं चाहिए, हमें चाहिए सक्सेसफुल प्लस रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। और यहां शिक्षकों की भूमिका अहम है साथियों। एक शिक्षक केवल अपने विषय नहीं पढ़ाता, वह कॉन्फिडेंस देता है, वह डायरेक्शन देता है, वह कैरेक्टर बनाता है। एक अच्छा टीचर किसी बच्चे की पूरी लाइफ ट्रेजेक्टरी बदल सकता है। इसलिए डेमोग्राफिक डिविडेंड की शुरुआत क्लासरूम से होती है, लेकिन क्लासरूम को इंडस्ट्री से जोड़ना पड़ेगा। यानी एजुकेशन और फिर स्किल, फिर इंडस्ट्री, फिर इनोवेशन और तब एम्प्लॉयमेंट। यह पूरा इकोसिस्टम बनाना होगा। और यहां इंडस्ट्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इंडस्ट्री को केवल एम्प्लॉय नहीं चाहिए, उसे फ्यूचर रेडी टैलेंट चाहिए। इसलिए इंडस्ट्री को इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, रिसर्च कोलैबोरेशन, इनोवेशन लैब और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। और सरकार की भूमिका तो वही सरकार अम्ब्रेला है। सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार अकेले डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं बना सकती। सरकार को चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्किल इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सोशल प्रोटेक्शन, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, वुमेन्स पार्टिसिपेशन और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाना होगा। लेकिन नेशन बिल्डिंग इज ए टीम स्पोर्ट। सरकार, इंडस्ट्री, एकेडमी, फैमिलीज, सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स सभी की भूमिकाएं हैं। तब जाकर हम 2047 की ओर बढ़ सकते हैं, जो हमारा ड्रीम है, एक विकसित भारत। अब मैं आपको 2047 में ले चलता हूं। चलिए मेरे साथ रॉकेट में पीछे बढ़ जाइए। हम दोनों आदमी, हम सब लोग एक साथ चलते हैं, ठीक है? उस समय क्या होगा? तो भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर लेगा और आज का बच्चा तब एडल्ट होगा।
आज का युवा तब डिसीजन मेकर होगा, आज के पेरेंट्स सीनियर सिटीजन होंगे, और आज हम जो इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं ना, उनका परिणाम तब दिखाई देगा। तो सवाल है 2047 में हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? हां। क्या हम चाहते हैं क्वालिटी हेल्थ केयर? हां। क्या हम चाहते हैं प्रोस्पेरस फार्मर? हां। क्या हम चाहते हैं एम्पावर्ड वुमेन? हां। क्या हम चाहते हैं वर्ल्ड लीडिंग साइंस? हां। क्या हम चाहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी? हां भाई हां। क्या हम चाहते हैं स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी? हां। क्या हम चाहते हैं क्लीन सिटीज एंड सस्टेनेबल विलेजेस? हां। क्या हम यह भी चाहते हैं कि इथिकल, कॉन्फिडेंट एंड कंपैशनेट सिटीजन हो? हां। अगर ये सब हां है तो फिर याद रखिए 2047 कोई कैलेंडर डेट नहीं है। 2047 आज लिए गए निर्णयों का परिणाम है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड की सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं साथियों, मैं एक बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। हमारे पास युवा हैं, लेकिन हमें युवा अवसर भी बनाने होंगे। हर युवा को नौकरी की तलाश में नहीं छोड़ सकते। हमें चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, अप्रेंटिसशिप, स्किलिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और डिसेंट वर्क। नीति आयोग की 2026 की हालिया रिपोर्ट भी संकेत करती है कि भारत की युवा आबादी से डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी प्रभावी रूप से निकलेगा जब पर्याप्त क्वालिटी लिवलीहुड्स एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से उत्पन्न हो। रिपोर्ट लगभग 8 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स एनुअली की आवश्यकता का अनुमान भी प्रस्तुत करती है। हालांकि ऐसे एस्टीमेट समय के साथ बदल सकते हैं। अब मैं सवाल अपने युवाओं से, युवतियों से करता हूं। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे ही पूछता हूं, आप भारत से क्या चाहते हैं? अच्छी नौकरी, अच्छा जीवन, अच्छी इनकम, अच्छा फ्यूचर? बिल्कुल। लेकिन आज एक और सवाल पूछिए, भारत आपसे क्या चाहता है? तो भारत चाहता है आपकी मेहनत, आपकी प्रतिभा, आपकी इनोवेशन, आपका कैरेक्टर, आपकी इंटीग्रिटी, आपका करेज, आपकी कंपैशन और आपका समय, और सबसे बढ़कर आपका योगदान। साथियों, आज हम सिटीजन प्लेज लेते हैं। मैं भारत की डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड हूं। आइए हम सब एक छोटा सा संकल्प लेते हैं इस वीडियो के साथ ही। आप सब मेरे साथ ही मन में दोहराइए कि मैं केवल भारत की युवा आबादी नहीं हूं, मैं भारत की युवा कैपिटल हूं। मैं केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बनूंगा, मैं वैल्यू क्रिएट करने का प्रयास करूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को समझूंगा लेकिन अपने मूल्यों को नहीं भूलूंगा। मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूंगा, मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगा, मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, मैं प्रकृति की रक्षा करूंगा, मैं मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाऊंगा, मैं अपने प्रोफेशन में एक्सीलेंस का प्रयास करूंगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे युवक, मैं अपनी सफलता को भारत की प्रगति से जोड़ूंगा। साथियों, भारत के पास युवा है, लेकिन हमें उन्हें एजुकेटेड बनाना है, फिर स्किल्ड बनाना है, फिर हेल्दी बनाना है, फिर एम्प्लॉयबल बनाना है, फिर इंटरप्रेन्योरियल बनाना है, और अंततः रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और इथिकल लीडर बनाना है। तभी पॉपुलेशन नहीं रहेगा, वह पीपल पावर बन जाएगा। और पीपल पावर जानते हैं, इकोनॉमिक पावर बनेगा, और इकोनॉमिक पावर नेशनल पावर बनेगा, और नेशनल पावर जानते हैं, ह्यूमैनिटी की सेवा करने वाली शक्ति बनेगी। भारत की डेमोग्राफी डिविडेंड जो है, इसकी घड़ी चल रही है ना, यह घड़ी हमेशा नहीं चलेगी। आज हमारे पास युवा शक्ति है, कल यही पॉपुलेशन धीरे धीरे एजिंग पॉपुलेशन में बदलेगी। इसलिए आज का अवसर कल की प्रतीक्षा नहीं करेगा। आज जो युवा पढ़ रहा है वह भारत का भविष्य लिख रहा, आज जो शिक्षक पढ़ रहा वह भारत का भविष्य गढ़ रहा है।
आज जो एंटरप्रेन्योर एक छोटा बिजनेस शुरू कर रहा, वह भारत की इकोनॉमिक स्टोरी लिख रहा। आज जो साइंटिस्ट प्रयोगशाला में बैठा है, वह भारत की टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी बना रहा। आज जो किसान नई तकनीक अपना रहा, वह भारत की फूड सिक्योरिटी मजबूत कर रहा। साथियों, आज जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, वह भारत के विकास को सुरक्षित रख रहा। और आज जो सामान्य नागरिक अपना काम ईमानदारी, अनुशासन और उत्कृष्टता से करता है, वह भी राष्ट्र निर्माण कर रहा। इसलिए मैं आज भारत के हर युवा से कहना चाहता हूं, अपनी उम्र को केवल संख्या मत समझिए। यह तो ऊर्जा है, यह संभावना है, यह शक्ति है, यह अवसर है और यह जिम्मेदारी है। अपने भीतर के टैलेंट को जगाइए, अपने स्किल को शार्पेन कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने चरित्र को ऊंचा रखिए, अपने सपनों को बड़ा रखिए, अपने सपनों में भारत को भी शामिल कीजिए। क्योंकि जिस दिन भारत का युवा केवल यह पूछना बंद कर देगा कि देश मेरे लिए क्या करेगा और पूछना शुरू करेगा मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं, उसी दिन डेमोग्राफिक डिविडेंड वास्तविक राष्ट्र शक्ति में बदलना शुरू हो जाएगा। हमारे पास युवा भारत है, अब आवश्यकता है यंग इंडिया को स्किल्ड इंडिया बनाने की, स्किल्ड इंडिया को प्रोडक्टिव इंडिया बनाने की, प्रोडक्टिव इंडिया को प्रोस्पेरस इंडिया बनाने की और प्रोस्पेरस इंडिया को कंपैशनेट, इथिकल और विकसित भारत बनाने की। साथियों, भारत केवल दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी में से एक नहीं है, भारत दुनिया की सबसे बड़ी संभावनाओं में से एक है और उस संभावना का नाम है भारत का युवा। युवा जागेगा तो भारत जागेगा, युवा सीखेगा भारत बढ़ेगा, युवा बनाएगा आत्मनिर्भर होगा, युवा चरित्रवान बनेगा भारत महान बनेगा। आप सबों को अपने दिल की गहराई से मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय, बहुमूल्य समय लिविंग हैप्पीली के साथ बिताते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल, खूबसूरत चैनल लिविंग हैप्पीली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करके मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, उत्साहित कीजिए और अपने सगे संबंधियों को भी बताइए, ये लाइक करके, शेयर करके, कि आखिर ये डिविडेंड जो मुनाफा वाली बात है ये क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।